नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका यूट्यूब ब्लॉगर, एक बार फिर आपके बीच में उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित एक मुद्दे पर बोलने के लिए आया हूँ। आज का विषय है, क्या अध्यात्म गुरु और उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज उर्फ सतपाल रावत, जो हमारे तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों और अन्य पंडा बिरादरी के खिलाफ अक्सर अपने बयान देते रहते हैं, क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं सतपाल महाराज, उनका पूरा परिवार, उनके आध्यात्मिक संदेश, वो संदेश जिसमें वो मानव धर्म की बात करते हैं, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। और जो उनका मूल विचार है वो संभवतः उनको बिल्कुल अन्य आध्यात्मिक गुरुओं से एकदम अलग दिशा में खड़ा कर देता है। मानव धर्म जब कहा जाता है तो उसमें तो फिर देश, धर्म, जाति, वर्ण, इन सब की बात समाप्त हो जाती है। मगर जब से वो राजनीति में आए हैं सतपाल महाराज, तब से थोड़ा उनकी राजनीति की दिशा थोड़ा सा अलग रहती है। मैंने उनको सबसे पहले चुनाव लड़ते हुए भी देखा, चंद्रमोहन सिंह नेगी के विरुद्ध जब वो सांसद लड़ रहे थे पौड़ी से, मैंने उस चुनाव को भी बहुत नज़दीक से उनका देखा है। और मैंने वो उनका पहला चुनाव था, इसमें संभवतः बहुत ही थोड़े से मार्जिन से वो हार गए थे। चंद्रमोहन सिंह नेगी चुनाव को जीत गए थे। वो वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस वक्त पूरी तरह से राजनीति में तय था कि वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उस वक्त की बात है। चंद्रमोहन सिंह नेगी वीपी सिंह जी के प्रत्याशी थे जनता दल के, और सतपाल महाराज कांग्रेस के प्रत्याशी थे। मैंने इससे पहले भी इनको हरिद्वार प्रेमनगर आश्रम, मैं उससे मुश्किल से 200 मीटर दूर 1966 में, 65-66 में, मैं भी कक्षा 6 में पढ़ता था उस वक्त, और 200 मीटर दूर इनसे सिर्फ रहा करता था, उसी रोड पर जहां इनका प्रेमनगर आश्रम उन दिनों बन रहा था। पीछे एक बिल्डिंग थोड़ी सी बन गई थी और आगे झाड़ वाड़ इकट्ठे करके उसमें सब्जियां लगती थी। और उससे 200 मीटर दूर शंकर आश्रम एक जगह थी, शंकर आश्रम और इनके बीच में एक बाग था पुराना, हम उसके एक मकान में रहा करते थे। कुछ समय वहां रहे, बाद में BHL चले गए। तो मैं भी इनको उस जमाने से देख रहा हूँ, और उत्सुकता बस हम बहुत बार आश्रम में भी चले जाते थे और वहां से सब्जियां वगैरह भी खरीद करके लाते थे। मैंने इनके भाई प्रेमपाल सिंह, प्रेम जी महाराज, प्रेम रावत, या बाल भगवान भी उन्हें बोलते थे, या बाल योगेश्वर भी उनको कहा जाता था, मैंने उनका समय भी देखा। हिप्पी मूवमेंट के बाद उनका बढ़ता हुआ कद भी देखा, उनके बढ़ते हुए फॉलोअर्स की संख्या भी देखी। और उसके बाद जब वो अमेरिका चले गए, अमेरिका में कहा गया कि अपने से ज़्यादा उम्र की एक महिला से उन्होंने शादी कर ली, तो जो इनकी माता जी थी राजेश्वरी जी, उन्होंने अपने इस जो इनका मिशन था, मानव धर्म मिशन, उससे उनका निष्कासन कर दिया। उसके बाद वो वर्षों तक हिंदुस्तान आए भी नहीं। एक बार आए तो अखबारों में इतना ही छपा कि आए थे, और अपने जो उनके प्राइवेट जेट्स थे उनके साथ वहीं से उनको वापस लौटा दिया गया, इतनी खबर आई। बहरहाल वो आ नहीं पाए। अब तो आते हैं, विद्वान हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सभी आध्यात्मिक प्रवचन करने वाले लोगों का मैं प्रवचन सुनता हूं, और जब मुझे लगता है कि इसकी बात मुझसे जुड़ गई तो मैं उसको देर तक सुनता हूं। मैं प्रेम रावत जी का प्रशंसक हूं। मैंने सतपाल महाराज जी को पहली बार जब प्रकट हुए थे, महाराज जी अगर आपके कोई शिष्य सुन रहे हो या आप तक ये बात पहुंचे, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैं आपकी राजनीति की आलोचना कर सकता हूं,
मगर मैं आपके आध्यात्मिक जो आपका एक प्रवचन है या आध्यात्मिक संदेश है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा। मैं संयोग से, हम अति उत्साही थोड़े नटखट भी थे बचपन में, और जिस दिन आपका पहली बार जब आप स्टेज पर भक्तों के सामने आए थे ना, तो श्रद्धेय राजेश्वरी जी, आपकी माता जी मंच पर थी, और हम भी इधर से घुस के उधर से घुस के करीब करीब मंच तक ही पहुंच गए थे। मैं और मेरे एक मित्र थे। आपकी स्वर्ण कमल से जब पूजा हो रही थी, उससे पहले आप एक विदेशी कार में वहां पर एंटर हुए थे। आपने बोला कुछ नहीं था, यही कहा गया था आप सिर्फ दर्शन देंगे, प्रवचन नहीं करेंगे। संभवतः उस वक्त आप बोलने की तैयारी कर रहे थे। सेंट जॉर्जेस में आपकी पढ़ाई हुई थी और आध्यात्मिक ज्ञान की आपको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई थी। आप पढ़ना आपने शुरू कर दिया गया था। संभवतः परिपक्वता की कमी रही होगी, या हमने ये भी सुना कि शुरू शुरू में आपने इसमें रुचि नहीं ली, मगर परिवार का एक पूरी फॉलोइंग थी, राजस्थान से, गुजरात से, कुछ हरियाणा का हिस्सा और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ आपकी फॉलोइंग थी। मैं बैसाखी के समय आपके यहाँ लगे हुए कैंप देखा करता था। मेरा बहुत समय हरिद्वार में ही गुजरा, इसलिए मुझे तो आप नहीं पहचानते, लेकिन आप शहर की एक हस्ती थे। इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग औरों के पास थी नहीं, और फिर खास तौर से पर्वतीय मूल के गिने चुने लोग थे वहाँ। मैंने पहले भी इस पर लिखा है, आज वीडियो में इस पर पहली बार बना रहा हूँ। ये तो आपका परिचय हुआ। प्रेमपाल जी के जाने के बाद आपने अपना मिशन जो है मानव धर्म मिशन, उसको आपने संभाला। अब आपके फॉलोअर्स की संख्या देख करके ये कहा जा सकता है कि आपने उसको ठीक से संभाला। आप जो कुछ बोलते हैं वो भी मुझे अच्छा ही लगता है, मैं सुनता हूँ। बाहर से ना लगता हो कि मेरा अध्यात्म में या प्रवचनों में इतनी रुचि, लेकिन मैं सुनता हूँ, अक्सर सुनता हूँ। अब आजकल जब से आप राजनीति में आए हैं, तब से एक बड़ा अलग सा संदेश आपके नाम के साथ जोड़ा जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर तो इस पर यकीन नहीं करता कि कोई भी आध्यात्मिक गुरु जिसका मूल मंत्र मानव उत्थान हो, मानव धर्म हो, वो इस प्रकार की बातें सोचेगा। मगर ये राजनीति वाले ऐसा करते हैं, वो ये देखते हैं कि ये क्षेत्र ठाकुर बहुल है, ये क्षेत्र ब्राह्मण बहुल है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें राजनीति में तो ये होता है, मगर आध्यात्म के क्षेत्र में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। और नहीं देखा तो एक क्रेडिट आपको भी जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारे सतपाल जी महाराज को। वो ये कि आम तौर पर ये जो धार्मिक प्रवचन है, इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जो बोलने वाले थे, जो, क्योंकि ऐसा एक बना दिया गया शुरू से ही एक विचार कि ब्राह्मण ही पूज्य है, वो उसी के सामने शीश नवाया जा सकता है। मगर आपने इस एकाधिकार को तोड़ा, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आपने ये एकाधिकार तोड़ा, और आप पहले ऐसे, मेरी निगाह में, हो सकता है इससे पहले रहे हों, लेकिन आप मेरी निगाह में पहले एक जो राजपूत बिरादरी से हैं, रावत हैं, और आप आध्यात्मिक गुरु बने। और कहना ना होगा कि आपके सामने समाज के सभी वर्ग के लोग अपना शीश झुकाते हैं, मस्तक झुकाते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं। वो आपने ज्ञान अर्जित किया। इस कारण आपने अपने क्षेत्र में आपने महारत हासिल किया। बड़े अच्छे स्पीकर हैं, घंटों आप बोल लेते हैं, वो मैंने देखा है। और आप क्योंकि आपने पाश्चात्य शिक्षा भी ले रखी है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है सेंट जॉर्जेस में तो वो बैकलॉरिएट जो बोर्ड है ना, IB, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, वो शायद वहाँ था। ICSE CBSE वगैरह तो वहाँ मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो आपने तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ली हुई। आपका अंग्रेजी में बड़ा अच्छा कमांड था, आपने हिंदी में कमांड किया, फिर आपने संस्कृत के भी काफ़ी हिस्सा आपने सीखा। तो आप जैसा व्यक्ति आपने अपने ज्ञान के बल पर, और जब आप बोलते हैं तो आपकी प्रवचनों में इन सभी भाषाओं का सम्मिश्रण होता है, जो मुझे अच्छा लगता है। मगर बात यहाँ राजनीति की हो रही है, और राजनीति में भी खास तौर पर आपके 3 दिन पहले का जो बयान है, इसमें देवस्थानम बोर्ड, उसके विवाद पर जो आपने टिप्पणी दी, उसको लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैंने ये सवाल लोगों के मुंह से सुने हैं, इसलिए मैं इस सवाल को सबके सामने, पूरे समाज के सामने ला रहा हूँ। वो सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड
बिना पंडा पुरोहित हक हकूकधारियों की सलाह के किया गया, बनाया गया, और कहीं ना कहीं ऐसा संदेश गया कि ये देवस्थानम बोर्ड पंडा पुरोहितों हक हकूकधारियों, सदियों से जिनके पूर्वज इन मंदिरों में वहाँ पर पूजा अर्चना करते रहे, और वो पूजा अर्चना करने के लिए अधिकृत भी है, जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। भले ही परिवार बड़े हो गए, लेकिन फिर भी एक एक परिवार का नंबर 5-5, 6-6 साल बाद आ जाता है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, यहाँ उनका बार बार जिक्र करना जरूरी नहीं है। तो ये ऐसा लगने लगा कि देवस्थानम बोर्ड इनके अधिकारों को सुपरसीड करके इनके ऊपर बनाया जा रहा है, और ये संदेश गया कि देवस्थानम बोर्ड की वजह से हक हकूकधारी पंडा पुरोहित बिरादरी इनके अधिकार समाप्त होंगे। हमारे लिए पंडा बिरादरी हक हकूकधारी जो पुजारी लोग हैं, ये हो सकता है कि पूजा करने के माध्यम, लेकिन ये उनकी आजीविका है। ये एक बहुत बड़े वर्ग की आजीविका है, क्योंकि उस जमाने से जब ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस वक्त ये बद्रीनाथ जी की स्थापना की थी और केदारनाथ जी की तो पुनरुद्धार किया गया, और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार किया गया। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि है, मैं जब जाता हूँ उसको मैं शीश नवा करके आता हूँ, केदारनाथ में भी, वहाँ केदार धाम में भी, तो जाहिर है उनका कनेक्शन तो वहाँ से था ही। तो वो जो उनका पुनरुद्धार करके उन्होंने वहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई, उन्होंने दक्षिण भारत उत्तर भारत को एक करने के लिए, उस वक्त लड़ाइयाँ थी, बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ थी। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोगों के संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे। वो दक्षिण भारत से पुजारी लाए, यहाँ बैठाए, और उनके साथ स्थानीय परिवार जो उस वक्त बहुत सक्रिय रहे होंगे, जो पूजा के कामों में, नित्य कामों में जो भाग लेते थे, जो भगवान की सेवा करते थे, उन सबको जोड़ा, और आज उनके परिवार जुड़े हुए। तो वो परंपरा आदि शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है। अब उनके लिए फिर आपका बयान आ जाता है कि नहीं, देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने का या उसके अधिकार समाप्त करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। ऐसा आपने तब कहा जब पूरी पंडा बिरादरी, सारे पुरोहित लोग ये इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री बने ही थे तीरथ सिंह जी, तब उन्होंने संभवतः हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में वहाँ कह दिया था कि उस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं, और वो फैसला अंतिम नहीं है, उस पर हम करेंगे। क्योंकि पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो फैसला लिया था, ये उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया थी, तब से पूरा एक समाज, एक पंडा समाज आक्रोशित है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ जातीय संघर्ष प्रारंभ करना मेरा उद्देश्य नहीं है, न मैं कहीं ब्राह्मण मतदाता, जैसा कि ये राजनीति वाले बोलते हैं, और बोलते ही हैं। तभी तो कल से उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद को बार बार ब्राह्मण मतदाताओं का एकाधिकार वाला ब्राह्मण नेता आदि आदि कहा जा रहा है, और कोई उसका बुरा नहीं मान रहा, खुश हो रहे हैं कि 10-12% वोट आएगा। तो राजनीति वाले ऐसे सोचते हैं। तो वो ये जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता कम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत कम है, काफ़ी कम है। और जो राजपूत मतदाता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इनको राजपूत और ब्राह्मण में बांटा जाए तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर कभी न तो ये देखता हूँ कि जिससे मित्रता हो रही है वो किस जाति का है, और ब्राह्मण कौन है, मेरे लिए सभी बराबर है। मैं तो ज्ञान से और कर्मों से, व्यवहार से ही इंसान को तोलता हूँ। लेकिन राजनीति वाले ऐसा करते हैं। मैं तो स्पष्ट कर दूं, मैं क्षत्रिय चेतना मंच का भी उतना ही सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, और मैंने कभी किसी ब्राह्मण संस्था की मैंने सदस्यता ही नहीं ली। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं इसके लिए आपको ये बार बार बता रहा हूं। लेकिन राजनीति वाले इन चीज़ों को भड़काते हैं, और पिछले कई चुनाव के आखिरी क्रूशियल स्टेज पर, हालांकि सतपाल महाराज हारे ज़्यादातर चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव वो ज़्यादातर हारे। मेरी निगाह में तो एक ही बार तो जीते, जनरल खंडूरी से। वो भी एक घटना हो गई थी, उसमें भी हमारे हिमालय दर्पण का बड़ा हाथ था। जनरल खंडूरी उस वक्त 28,000 वोट से चुनाव आपसे हार गए थे।
मेरी निगाह में तो आप वही एक बार चुनाव जीते, और एक आध बार जीते हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद तो संभवतः आप असेंबली जीतते रहे। हाँ, असेंबली जीतते रहे आप, ये बात सच है। ठीक ठीक मुझे याद आ रहा है। मैं तो बिना बिना लिखी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अपने अनुभव से, अपनी याददाश्त से ही बोलता हूँ। तो 1996 का चुनाव था, मुझे याद आ गया 1996 का, और उसी के चलते जो तिवारी जी हार गए थे, नारायण तिवारी जी, तो उनके कोटे से आपको देवागौड़ा जी ने अपने साथ, और उसके बाद गुजराल साहब ने, इंद्र कुमार गुजराल जी ने भी अपने साथ मंत्री बना के रखा, राज्य मंत्री। एक बार आप रेलवे राज्य मंत्री रहे, एक बार आप वित्त राज्य मंत्री रहे। उस दौरान मैं आपको मिलने भी जाया करता था, खूब आपकी हमारी मुलाकात होती थी। आप भी अपने जीत के लड्डू लेकर के हमारे यहाँ आए थे हिमालय दर्पण में, याद है ना। तो मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आपके चुनाव के क्रूशियल स्टेज पर अक्सर एक पर्चा सामने आ जाता है, और उस पर्चे में फिर कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि एक समुदाय विशेष के, समुदाय क्या, एक वर्ग विशेष के लोगों ने दूसरे वर्ग विशेष का समूल नाश करने के लिए आह्वान किया। ऐसा चुनाव के समय एक पर्चा आता है जिसमें प्रिंट लाइन वगैरह नहीं होती, ऐसा कई बार आ गया। मेरे जैसे व्यक्ति तो उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन फिर कहीं लगता है कि कहीं ये आपकी राजनीति का हिस्सा ही तो नहीं है, या आप भी इससे अनभिज्ञ हैं। आपके कुछ समर्थक आपके लिए जमीन तैयार करते हो बार बार कि इस मुद्दे को उठा दो। अगर ये तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के, पंडा बिरादरी के खिलाफ बोलोगे तो शायद कोई दूसरा वर्ग खुश हो जाए। ये अगर राजनीति है इसके पीछे, तो सतपाल महाराज जी, मैं आपका प्रशंसक हूँ, मैं आपका कभी अनादर नहीं कर सकता। आपको आगे आना चाहिए, और आपको आगे आकर के इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। और जो एक मैसेज आपके नाम के साथ बार बार चिपकता है कि आप पंडा बिरादरी, पुरोहितों के, हक हकूकधारियों के, इन सब के विरोध में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इनका पक्ष भी आप नहीं लेते। और ऐसा इसलिए आपको समझाया जाता है, आपके समर्थकों द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाता है कि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आपको राजनीति में लाभ मिले। मुझे लगता है कि आप भी इस प्रचार का खंडन करना चाहेंगे। तो आज मेरा आह्वान है कि एक बात समाज में चल रही है, मैं सुनता हूँ, वो ये कि सतपाल महाराज तो पंडा बिरादरी के खिलाफ ही हैं, वो तो बोलेंगे ही। इसकी इस कहीं ना कहीं इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास आपकी तरफ से होना चाहिए। पूरा उत्तराखंड का समाज आपकी इंतजार कर रहा है। आज अपने प्रबुद्ध दर्शकों से, अपने प्रबुद्ध फॉलोअर्स से मेरा यही, जो मुझसे जुड़े हुए, मैं फॉलोअर शब्द इस्तेमाल नहीं करता, मैं मेरे यूट्यूब से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आज उनकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को स्पष्ट कीजिए, इस बात का पुरजोर शब्दों में खंडन कीजिए। पूरा उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए और एक और ज्वलंत मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।